इस सर्किट में क्या है कि स्टेटर साइड में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है एफ और रोटर साइड में भी फ्रीक्वेंसी है एफ। ठीक है। अब सिंस दोनों साइड हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है, हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर का जो पैरामीटर है उसको रोटर के साइड में रेफर कर लेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं पैरामीटर को रेफर कैसे करते हैं। तो लेट्स टेक एक्स आर डैश बी द value of rotor leakage reactance referred to stator. So it is rotor leakage reactance referred to stator. क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, एनीवन? NS by NR का होल स्क्वायर इंटू तो इट XR। इज NS बाय NR का होल स्क्वायर। जब हम लोग क्वांटिटी को रेफर करते हैं तो हम लोगों को पता है कि जो ईएमएफ होता है, रिएक्टेंस होता है और रेसिस्टेंस होता है, वो डायरेक्ट रेशियो में ट्रांसफर होता है। मतलब क्या है कि यदि हम लोग रोटर से स्टेटर की तरफ रेफर करेंगे तो ऊपर में स्टेटर का क्वांटिटी आएगा। ठीक है। सेम यदि एक्सेस को रोटर के साइड में रेफर करेंगे तो क्या होगा कि दैट रेशियो विल बी एनआर बाय एनएस। ठीक है। तो ईएमएफ के लिए क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है, दैट इज एनएस बाय एनआर, और इनके लिए क्या होता है, स्क्वायर होता है। उसी तरीके से लेट्स टेक आर आर डैश एज रोटर रेसिस्टेंस रेफर टू स्टेटर, रोटर रेसिस्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर। ठीक है। सो इट्स वैल्यू इज आर आर इंटू एन एस बाय एन आर होल स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए टी वन होल स्क्वायर इंटू एक्स आर। ए टी वन क्या था हमारा, एन एस बाय एन आर। इसको लिख सकते हैं ए टी वन होल स्क्वायर इंटू आर आर। ठीक है। तो यदि हम लोग रेफर करेंगे तो क्या सर्किट डायग्राम में चेंजेस आएंगे। तो जब हम लोग रोटर के क्वांटिटी को स्टेटर के साथ रेफर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज आर एस, दिस इज एक्स एस, दिस इज एक्स एम, दिस इज एक्स आर डैश, दिस इज सप्लाई वोल्टेज V, एंड दिस इज EMF E, दिस इज आर आर डैश डिवाइडेड बाय S। ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे जो करंट है, दिस करंट इज IS, दिस करंट इज IR डैश। ठीक है। नाउ इस सर्किट को यदि हमें एनालिसिस करना है तो हम लोग एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, वी टेक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है। इस डायरेक्शन में देख के हम लोग एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है स्टेटर का के इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग पहले बना लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा एनालिसिस इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो VTH विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, VTH इक्वल टू V इंटू JXM डिवाइडेड बाय RS प्लस J इंटू
एक्सएस प्लस एक्सएम दैट इज VTH। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, VTH का मैग्नीट्यूड हो जाएगा V इंटू XM डिवाइडेड बाय रूट अंडर RS स्क्वायर प्लस XS प्लस XM का फुल स्क्वायर एंड फेज एंगल क्या हो जाएगा इसका, फेज एंगल हो जाएगा इसका 90 डिग्री। JXM के करस्पॉन्डिंग फेज एंगल हो गया 90 डिग्री। ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ये हो गया माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट दैट इज XS प्लस XM डिवाइडेड बाय रियल पार्ट दैट इज RS। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इसके करस्पॉन्डिंग ZTH क्या हो जाएगा। ZTH निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे ZTH कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या हो रहा है, जो RS प्लस JXS है ये सीरीज में है एंड दिस होल इज इन पैरेलल विथ XM। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ZTH इक्वल टू RTH प्लस J इंटू XTH इक्वल टू क्या हो गया, RS प्लस JXS in parallel with JXM divided by RS plus J into XS plus XM। ठीक है, ये हो गया ZTH। एक बार हमें इस पूरे सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या, एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ फिर एक इम्पिडेंस से। तो इस पूरे सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। दिस वोल्टेज इज VTH। ठीक है, दिस इज RTH, दिस इज XTH एंड इसके सीरीज में क्या होगा, दिस इज XR डैश एंड RR डैश डिवाइडेड बाय S। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, जिसके हेल्प से हम लोग अब फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है हमारा E। ठीक है, यहाँ पे करंट है हमारा IR डैश। सो इस सर्किट से हम लोग ये जो करंट है इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से IR डैश क्या हो जाएगा, IR डैश हो गया हमारा VTH। इसका फेज एंगल है, फेज एंगल इसका क्या लिए थे, इसका फेज एंगल लिए थे फाइव टी एच डिवाइडेड बाय RTH प्लस RR डैश डिवाइडेड बाय S प्लस J इंटू XTH प्लस XR डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा रोटर करंट रेफर टू स्टेटर। ठीक है, तो ये हो गया, यदि ये हमारा रोटर करंट है तो देन वी डिफाइन अ टर्म दैट इज कॉल्ड एयर गैप पावर। ठीक है, PG इज आवर एयर गैप पावर। ठीक है, ये एयर गैप पावर क्या होता है कि स्टेटर से रोटर को, ठीक है, स्टेटर से रोटर को कितना पावर मिला है। ठीक है, सो स्टेटर क्या कर रहा है, तो स्टेटर में क्या होगा, स्टेटर में कुछ पावर इनपुट होगा। ठीक है, ये इनपुट पावर क्या होगा कि इस इनपुट पावर में से कुछ पावर क्या होगा, स्टेटर में रेसिस्टर में डेसिपेट होगा,
कुछ पावर डेसिपेट होगा एज ए कोर लॉस। इन दो पावर को के डेसिपेट होने के बाद कितना पावर जो है ये स्टेटर से रोटर को जा रहा है, इसी पावर को हम लोग कहते हैं एयर गैप पावर। ठीक है, तो एयर गैप पावर, इसको हम लोग और भी कहते हैं द पावर विच इज एब्जॉर्ब बाय दिस रेसिस्टर आर आर डैश बाय एस। ठीक है, तो आर आर डैश बाय एस जितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसी पावर को कहते हैं हम लोग एयर गैप पावर। तो इसके अक्रॉस कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हो रहा है आई आर डैश स्क्वायर इंटू आर आर डैश डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, और ये हो गया हमारा पर फेज पावर। ठीक है, तो फॉर 3 फेज मशीन वी मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ठीक है, सो एयर गैप पावर विल बी इक्वल टू 3 इंटू आई आर डैश स्क्वायर इंटू आर आर डैश बाय एस। ठीक है, इसी एयर गैप पावर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ई इंटू आई आर डैश। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, ई इंटू आई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा आर। ये हो गया 1 फेज पावर, तो 3 फेज के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा आर जो है ये है हमारा फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई आर। ना, ये जो एयर गैप पावर है, ये एयर गैप पावर विल बी इक्वल टू क्या होगा, रोटर में भी कुछ लॉसेज होंगे, प्लस जो ये मशीन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो रोटर में जो पावर आया है दैट विल बी इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस प्लस यूजफुल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी दैट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो इट इज इक्वल टू PCU प्लस P मैकेनिकल। ठीक है ना, कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, अगेन ये जो आर आर डैश बाई एस है इसको हम लोग 2 रेसिस्टर में कन्वर्ट ब्रेक कर सकते हैं। इसको एक रेसिस्टर होगा आर आर डैश, ठीक है, दूसरा रेसिस्टर होगा आर आर डैश इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, तो जो पावर इसके अक्रॉस डेसिपेट होगा दैट इज इक्वल टू कॉपर लॉस। सो कॉपर लॉस हो जाएगा हमारा 3 इंटू आई आर डैश स्क्वायर इंटू आर आर डैश। ठीक है, एंड मैकेनिकल पावर हो जाएगा हमारा दिस मच। सो 3 इंटू आई आर डैश स्क्वायर इंटू आर आर डैश इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल पावर, ये हो गया हमारा कॉपर लॉस। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये मैकेनिकल पावर ही हमारा आउटपुट पावर होगा? नहीं सर। तो ये मैकेनिकल पावर हमारा आउटपुट पावर नहीं होगा। इस मैकेनिकल पावर में क्या करेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट लॉसेज है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट लॉसेज है, क्या, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, कोर लॉस, ठीक है, उसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो पावर मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट पावर। ठीक है, सो P शाफ्ट क्या होता है, P मैकेनिकल माइनस कांस्टेंट लॉस। ठीक है, ये जो शाफ्ट पावर है ये फाइनली शाफ्ट पावर क्या होगा, हमको आउटपुट पावर के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा PM, इसको भी हम लोग कहते हैं मैकेनिकल पावर। ठीक है, सो हम लोग PM को लिख सकते हैं, PM को लिख सकते हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं, 3 इंटू आई आर डैश स्क्वायर इंटू आर आर डैश डिवाइडेड बाय एस इंटू 1 माइनस एस। PM को इस तरीके से लिख सकते हैं,
तो ये होता है हमारा एयर गैप पावर। तो हम लोग लिख सकते हैं PM इक्वल टू PG इंटू 1 माइनस S। ठीक है ना। तो हमारा टॉर्क डेवलप्ड क्या हो जाएगा? सो नेक्स्ट इज नेट टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर। ये क्या हो जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय ओमेगा M। ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इनटू स्पीड। ठीक है, रोटेशनल स्पीड। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर बाय स्पीड। नाउ PM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PG इंटू 1 माइनस S। एंड ओमेगा M को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा MS इंटू 1 माइनस S। तो यहाँ से हम लोग टॉर्क के इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं PG बाय ओमेगा MS। ठीक है। ये क्या हो गया? टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर। ये हमारा नॉट इक्वल टू होगा आउटपुट टॉर्क के। ठीक है। ये जो टॉर्क है ये हमारा आउटपुट टॉर्क के इक्वल नहीं है। इस टॉर्क में हम लोग क्या घटाएंगे? दैट इज टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू कांस्टेंट लॉसेस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के कारण जो टॉर्क डेवलप हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टॉर्क में। तो जो टॉर्क का वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा आउटपुट टॉर्क, जिसको कि हम लोग कहते हैं शाफ्ट टॉर्क भी। ठीक है ना। दिस इज टॉर्क। सो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं PG इक्वल टू होता है 3 इंटू IR डैश स्क्वायर इंटू RR डैश डिवाइडेड बाय S। ठीक है। एंड PG बाय ओमेगा MS। सो ये राइट ओमेगा MS। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन। नो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 3 बाय ओमेगा MS इंटू IR का वैल्यू क्या था? VT स्क्वायर, सिंस ये स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय RTH प्लस RR डैश बाय S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XR डैश का होल स्क्वायर इंटू RR डैश बाय S। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग देखते हैं फॉर गिवन सप्लाई। ठीक है। फॉर गिवन सप्लाई एंड मशीन क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा MS हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। VT विल बी कांस्टेंट फॉर गिवन सप्लाई। फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। ठीक है। सो टॉर्क विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ठीक है। टॉर्क क्या होगा हमारा? स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसे सर? हेलो हम्म हेलो। सॉरी, एक मिनट, लेट मी सी। ओ सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। हम लोग यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क विल डिपेंड ऑन स्लिप। ठीक है, अभी ठीक है। देयर विल बी नो इनवर्स रिलेशन बट इट विल डिपेंड ऑन स्लिप। सो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हेन स्लीप इज वेरी लेस। ठीक है। व्हेन स्लीप इज वेरी लेस एंड देन वी कैन एनालाइज दिस एक्सप्रेशन व्हेन स्लीप इज, स्लीप का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इन दो केसेस के लिए हम लोग इसको, इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। ना सो ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ से। ठीक है। नाउ यदि हम लोग फाइंड करना चाहें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लिप व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस टॉर्क के एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप हमें डिफ्रेंशिएट करके इसे
0 पे पुट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारा स्लिप आएगा, ठीक है, दैट स्लिप इज द स्लिप फॉर व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। सो इसको हम लोग SM से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू RR डैश डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर प्लस XR डैश प्लस XTH स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। So this is the value of slip when torque is maximum. So from here we can also find the value of maximum torque. So maximum torque का value find करेंगे, it will come 3/2 omega ms into Vt square divided by T plus RT square plus XR dash plus XT whole square. So this is the value of maximum torque. ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस सर। Okay. सो यहाँ से हमें हमारा पर्पस क्या था कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, टॉर्क वहाँ सर RT प्लस माइनस हो गया, और सर RT प्लस माइनस था अंडर रूट करके। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या था, 3/ओमेगा ms Vt स्क्वायर R R डैश डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय RTH प्लस RR डैश डिवाइडेड बाय S होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XR डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग टॉर्क स्पीड कर्व को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फॉर ए गिवन मशीन, ठीक है, एक गिवन मशीन के लिए क्या होगा, और एक सप्लाई सिस्टम भी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, Vt का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों, RTH की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, RR डैश की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है, XTH की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, XR की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, एंड ओमेगा MS की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क विल ओनली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्लिप, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ए गिवन मशीन हम लोग एक साइड में स्लिप और एक साइड में टॉर्क, ठीक है, इसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो वी टेक फर्स्ट स्लिप इक्वल टू 0, देन उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे टॉर्क, देन स्लिप इक्वल टू 0.01, ठीक है, अप टू व्हेन स्लिप इक्वल टू 1, ठीक है। स्लिप इक्वल टू 1 कब होता है, एट स्टैंड स्टिल। नो लोड। स्लिप इक्वल टू 0 क्या होता है, एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सो हम लोग टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट केसेस में सर फाइंड कर लेंगे। सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा MS माइनस ओमेगा M डिवाइडेड बाय ओमेगा MS। तो स्लिप का इस वैल्यू 1 कब होगा, व्हेन ओमेगा M इज 0, ठीक है। स्लिप का वैल्यू 0 कब होगा, व्हेन ओमेगा M इक्वल टू ओमेगा MS, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग टॉर्क का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एंड देन वी प्लॉट द वैल्यू ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड टॉर्क के वैल्यू को प्लॉट करेंगे। So here we take as speed omega m and here we take torque। जब उसको प्लॉट करेंगे तो ये आएगा हमारा कर्व,
ये हमारा कर्व आएगा, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क PEM, ठीक है। हियर स्लिप इक्वल टू 0, स्लिप 0 कब आता है, व्हेन ओमेगा m इक्वल टू ओमेगा ms, दैट इज एस सिंक्रोनस स्पीड। हियर स्लिप इक्वल टू 1, सो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, हियर स्लिप इक्वल टू SMT। सो ये हो गया हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या का में जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड टॉर्क का, दिस इज सिमिलर टू द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्या है, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर, ठीक है। सो व्हेन स्लिप इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन SMT, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो है इंडक्शन मोटर का, दैट इज सिमिलर टू द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर में भी क्या आता है, दैट इट इज स्पीड, दिस इज टॉर्क, so when we increase the torque, speed will decrease something like this, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो वेरिएशन है दैट इज लीनियर वेरिएशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहीं से आता है कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया होगा कि एक होता है हमारा वेक्टर कंट्रोल, ठीक है। तो वेक्टर कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर कंट्रोल क्या करते हैं हम लोग DC मोटर के केस में, हम लोग सॉरी इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग यूज करते हैं। वेक्टर कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक मिला है इंडक्शन मोटर का, दैट इज सिमिलर टू DC मोटर, ठीक है। तो DC मोटर में एडवांटेज क्या है कि हम लोग आर्मेचर करंट, ठीक है, और फील्ड करंट, फील्ड करंट को हम लोग सेपरेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या है कि हम लोग आर्मेचर करंट और फील्ड करंट को सेपरेटली क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन DC मोटर का डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ब्रश यूज करना पड़ता है, जिसमें कि वियर एंड टियर ज्यादा होता है, ठीक है। और ब्रश यूज करने के कारण क्या होता है, ब्रश के ऊपर, ब्रश जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वहां पे क्या होता है, कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग भी होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर के केस में कोई स्पार्किंग नहीं होता है, इसको हम लोग हैजार्डियस प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर कंट्रोल जो कि हमारा अभी पढ़ना नहीं है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि उसका जो है वो आर्मेचर करंट, दैट इज यूजफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, इन दोनों को हम लोग सेपरेटली क्या है कि अलग अलग तरीके से यदि हम लोग इंडक्शन मोटर में इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को कंट्रोल कर लिए, तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर का भी ऑपरेशन जो है वो DC मोटर के जैसा हो जाएगा, ठीक है। मगर इसमें एडेड एडवांटेज है क्या कि इसको हैजार्डियस प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई स्पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है, कम्यूटेशन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी नहीं, मगर यदि तुम लोग एमटेक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये वेक्टर कंट्रोल के बारे में पढ़ना होगा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करते हैं एज DC मोटर, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये वाले रीजन को हम लोग स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। अच्छा सर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि पावर का रेटिंग है किलोवाट में, तो इसका मतलब हमेशा हम उसको आउटपुट पावर ही मान के चलेंगे क्या?
हाँ, तुम कौन से पावर को मशीन के कौन से पावर को तुम लोग मेजर कर सकते हो? सर एक्टिव पावर। नहीं नहीं, इनपुट पावर को मेजर कर सकते हो या आउटपुट पावर को मेजर कर सकते हो? यस सर। सर देखो, बेसिकली क्या है ना कि मशीन को जो डिजाइन किया जाता है ना, फॉर सम स्पेसिफिक पावर के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या होगा, उतना मैक्सिमम पावर तक ये मशीन हमारा रन कर सकता है। ठीक है, तो इनपुट को तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस पे, लोड पे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉपर लॉस वगैरह है। ठीक है, लेकिन आउटपुट पावर जो मैक्सिमम हो सकता है उसको तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो नेम प्लेट पे जो है ना, वही आउटपुट पावर दिया हुआ रहता है। अच्छा सर, और सर मान लीजिए अगर केवीए में दिया हुआ या एमवीए में दिया, तो वो सर इनपुट पावर होगा हमेशा। केवीए में तो ये क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर का पावर नहीं दिया रहेगा, उसमें ट्रांसफार्मर में दिया रहेगा केवीए। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर में भी क्या है, आउटपुट केवीए ही दिया रहता है। क्योंकि लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, P इक्वल टू मतलब क्या, पावर जो है वो कांस्टेंट ही होता है एक्सेप्ट सम लॉसेस। अगेन यहाँ पे भी ना आउटपुट पावर ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेकिंग सर ऑपरेशन के बारे। हाँ सर हाँ बोलो। सर हाँ हाँ सर बोलो। रूटीन से रिलेटेड हाँ, सर उसमें ना इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन लेबोरेटरी है ना, उसमें आपका और अनीश सर का नाम दिया हुआ है। एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है सर, और उसका सर बहुत सारा सिलेबस वगैरह है, 3 क्रेडिट का है, तो उसके बारे में बता देते हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया है डिजाइन लेबोरेटरी के बारे में, और वो एक मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, हाँ। थैंक यू सर।